ग्लाइकोलिसिस साइकिल ग्लाइकोसोम में पाई जाती है और ग्लाइकोसोम में क्या होती है, कुछ रिएक्शन किसकी होती है, क्रेब्स साइकिल की होती है। इसके लिए दो एंजाइम होते हैं, आइसोसिट्रेज और मैलेट सिंथेटेज। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ई से मिल करके और क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। इसके बाद जो ग्लाइकोसोम में आइसोसिट्रेज एंजाइम होता है वो आइसोसिट्रिक एसिड पे रिएक्शन करता है और इसको दो में तोड़ देता है। क्या बना देता है, दो कार्बन एटम का ग्लाइऑक्सिलेट बना देता है और चार कार्बन एटम का सक्सिनिक एसिड बना देता है। ठीक है, अब ये दो कार्बन एटम का ग्लाइऑक्सिलेट जो है उससे क्या है, एसिटाइल कोई एंजाइम दो कार्बन एटम का होता है वो मिलता है और उसको जोड़ने का काम करता है मैलेट सिंथेटेज एंजाइम और बन जाता है मैलिक एसिड या मैलेट बन जाता है। ठीक है, ये मैलेट सिंथेटेज एंजाइम भी किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोसोम में पाया जाता है। मैलेट सिंथेटेज जो है इसको जोड़ करके क्या बना दिया, मैलेट बना दिया। अब ये मैलेट जो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा पुनः क्या बना देता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना देता है। तो इस तरह से ये एक क्रेब चक्र जो है ये पूर्ण हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है माइक्रो बॉडीज। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है क्या, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, ठीक है। माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं, लाइसोसोम के साथ साथ कुछ मेम्ब्रेनस वैस्किल्स पाई जाती हैं। लाइसोसोम के साथ साथ कुछ मेम्ब्रेनस बॉडीज पाई जाती हैं। कुछ मेम्ब्रेनस बॉडीज पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रो बॉडीज कहते हैं, जिन्हें माइक्रो बॉडीज कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। माइक्रो बॉडी की संख्या अलग अलग सेल में भिन्न भिन्न होती है। माइक्रो बॉडी की संख्या, माइक्रो बॉडी की संख्या अलग अलग सेल में अलग अलग होती है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है माइक्रो बॉडीज की संख्या है। लेकिन चूहा के लीवर की एक सेल में, चूहे के लीवर की एक कोशिका में, एक सेल में, लीवर की एक सेल में 70 से 100 तक माइक्रो बॉडीज पाई जा सकती हैं। तक माइक्रो बॉडी पाई जा सकती है, ठीक है ना, पाई जा सकती है। रैट के लीवर की एक कोशिका में 70 से 100 तक माइक्रो बॉडी जो है वो पाई जा सकती है, ठीक है। माइक्रो बॉडीज जो है इनमें, इनके सेंटर में एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन पाया जाता है। माइक्रो बॉडी के केंद्र में एक सेंट्रल क्या पाया जाता है, डेंस मटीरियल पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। यह मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मैट्रिक्स एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल में दो प्रकार की माइक्रो बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया है, पहचाना गया है।
सेल में दो प्रकार की माइक्रोबॉडीज को पहचाना गया है। सेल में दो प्रकार की माइक्रोबॉडीज को पहचाना गया है। नंबर एक है पराक्सीसोम और दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये दो माइक्रोबॉडीज हैं, पराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। पराक्सीसोम जो है ये अपन को सबसे पहले पढ़ना है। तो इस तरह से माइक्रोबॉडीज में पहला क्या है बेटा, पहले पढ़ना है अपने को पराक्सीसोम। तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है क्या बेटा, पराक्सीसोम। ठीक है ना, पराक्सीसोम जो है ये, इसको पहले अपन देख लेते हैं पराक्सीसोम का क्या हिस्टोरिकल है ना, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पहले अपन देख लेते हैं पराक्सीसोम की। इसको सबसे पहले टालबर्ट और उसके साथियों ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया है। टालबर्ट और उसके साथियों ने डिस्कवर किया है, खोजा है ना, डिस्कवर किया है, खोजा है। और इसका नाम दिया है मॉलेनआवर, मूरे और केली, मूरे एंड केली। ये है 1966 में। इन्होंने पराक्सीसोम को क्या किया है डिस्क्राइब किया है। पराक्सीसोम को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। पराक्सीसोम को मॉलेनआवर, मूरे और केली ने 1966 में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक और है ब्यूफो, ब्यूफे एंड बर्थर, बर्थर 1963। इन्होंने क्या किया है, पराक्सीसोम नाम दिया है। इन्होंने पराक्सीसोम नाम दिया है, पराक्सीसोम नाम दिया है। इन्होंने क्या किया है, पराक्सीसोम नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो है पराक्सीसोम को टालबर्ट ने डिस्कवर किया है, मॉलेनआवर, मूरे और केली ने क्या किया है, पराक्सीसोम को डिस्क्राइब किया है, ब्यूफो और बर्थर ने पराक्सीसोम का नाम दिया है। ठीक है, पराक्सीसोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। पराक्सीसोम में ऑक्सीडेज, पराक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। कैटालेज एंजाइम जो है ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पराक्सीसोम कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पराक्सीसोम कहते हैं। इसलिए इन्हें पराक्सीसोम कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद इनका ऑकरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट है क्या, ऑकरेंस जो है, ये पराक्सीसोम जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। यह प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में पराक्सीसोम जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया ऑकरेंस। इसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर अपन देख ले, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें डिस्क्रिप्शन, है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही है। इसका नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, संरचना इसकी। तो स्ट्रक्चर इसकी संरचना पराक्सीसोम के सेंटर में, इसके केंद्र में यानी सेंटर में, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन पाया जाता है। एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन पाया जाता है। इसके सेंटर में, केंद्र में एक क्या पाया जाता है, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन पाया जाता है, जो कि एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो कि एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से क्या होता है बेटा, घिरा होता है। एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह मेम्ब्रेन 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। यह मेम्ब्रेन कैसी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। पराक्सीसोम जो है सामान्यतया ये क्लोरोप्लास्ट से अटैच पाया जाता है। पराक्सीसोम जो है क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ पाया जाता है। यह सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, अटैच या जुड़ा हुआ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से सामान्यतया ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसमें क्या H2O2 मेटाबॉलिज्म के एंजाइम पाए जाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। H2O2 मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म के क्या पाए जाते हैं बेटा, एंजाइम पाए जाते हैं। H2O2 मेटाबॉलिज्म के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, पराक्सीसोम में। देखिए ये स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा देखें कैसे होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है बच्चों, डबल मेम्ब्रेनस है, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है ना। ये जो है कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होते हैं, इस तरह से ग्रैनम होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट में, मैंने डिटेल में आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। ये इस तरह से ये क्या है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और इनसे जुड़ा हुआ ये जो है यहां पे एक क्रिस्टलाइन इंक्लूजन जो है, ये जो है क्रिस्टलाइन इंक्लूजन, इस तरह से ये पाया जाता है, जो क्या है, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से ये ऐसे घिरा होता है। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये जो है ये क्या है, पराक्सीसोम है, ठीक है। ये है पराक्सीसोम, ये इसकी क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन है ना, क्रिस्टलाइन इंक्लूजन है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये है पराक्सीसोम। तो इस तरह से जो है ये पराक्सीसोम की क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या देखा करते हैं, मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी इसकी देखते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जो है इसकी आप थोड़ा देख ले। मॉर्फोलॉजी में अपन क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी में अपन क्या देखते हैं कि इसका शेप देखा करते हैं, है ना, शेप। तो पराक्सीसोम जो है वो क्या होते हैं,
सामान्यतया सर्कुलर होते हैं। जो क्रॉस सेक्शन में दिखाई देते हैं वो सर्कुलर यानी गोलाकार दिखाई देते हैं। यह सामान्यतः क्रॉस सेक्शन में माने CS यानी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में ये कैसे दिखाई देते हैं? सर्कुलर दिखाई देते हैं। सर्कुलर दिखाई देते पराक्सीसोम जो है सामान्यतः कैसे दिखाई देते हैं? सर्कुलर दिखाई देते हैं। और इनकी संख्या नंबर जो है ये क्या होती है? वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है। कितनी होती है? वेरिएबल होती है, ठीक है। वेरिएबल होती है मतलब ये कितने हो सकते हैं? 70 से 100 तक हो सकते हैं। 70 से 100 तक हो सकते हैं। इनकी साइज भी आप इसी में पढ़ा करते हैं, है ना। साइज जो है, साइज इनकी कैसी होती है? पराक्सीसोम की जो साइज है वो 0.2 म्यूएम से 1.5 म्यूएम डायमीटर के होते हैं। मीटर के होते हैं। 0.2 म्यूएम से 1.5 म्यूएम डायमीटर तक के ये होते हैं। कौन? पराक्सीसोम, ठीक है। इसके बाद इसमें पराक्सीसोम में आपको थोड़ा सा इनकी क्या देखनी है? पराक्सीसोम की थोड़ा देखनी है केमिस्ट्री। क्या देखना है? केमिस्ट्री इसकी, है ना। केमिस्ट्री, पराक्सीसोम की केमिस्ट्री देखनी है अपने को। इसमें इसकी जो पराक्सीसोम की मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीनेशियस होती है। लिपोप्रोटीनेशियस होती है मतलब कि ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन जो है वो लगभग 60% होती है और लिपिड जो है वो 40% होती है, ठीक है। तो ये पराक्सीसोम जो है वो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो कि किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड इसमें 40% होती है और प्रोटीन जो है वो 60% होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है पराक्सीसोम में पाए जाते हैं किसके? H2O2 मेटाबॉलिज्म के एंजाइम पाए जाते हैं। H2O2 मेटाबॉलिज्म। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 जो है इसमें क्या होता है कि दो एंजाइम इसके लिए मेन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेज एंजाइम और दूसरा होता है क्या? कैटालेज एंजाइम। दो एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है O2 है वो क्या कर देता है? ऑक्सीडेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है H2O2 में, ठीक है। इसको किसमें परिवर्तित कर देता है? H2O2 में। और जो H2O2 है ये कैसा होता है? ये होता है टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है। इसलिए इसमें जो कैटालेज एंजाइम जो है वो इसको परिवर्तित कर देता है किसमें? H2O प्लस हाफ O2 में। H2O+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेज एंजाइम और ये कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं पराक्सीसोम में। मतलब क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का बनना और हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है? टूटना। क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। तो इसकी ये जो है ये क्या है? केमिस्ट्री है इतनी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग अपने को देखना है थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये अपन देख लें, कंपैरिजन बिटवीन पराक्सीसोम
पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कंपैरिजन अपने को लिखना है। पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, तुलना। ये केवल दोनों जो है, दोनों सेल आर्गेनेल केवल एक रिस्पेक्ट में समान है। यह दोनों कोशिकांग जो है, ये दोनों कोशिकांग क्या है, केवल एक रिस्पेक्ट में समान है, एक रिस्पेक्ट में समान है। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं ये, क्योंकि यह दोनों मॉलिक्यूलर दोनों क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर O2 का उपयोग करते हैं, मॉलिक्यूलर O2 का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। शेष दो रिस्पेक्ट में ये भिन्न होते हैं। शेष दो रिस्पेक्ट में ये क्या है, दो रिस्पेक्ट में ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, दो रिस्पेक्ट में ये भिन्न होते हैं। नंबर एक क्या है, नंबर एक है कि जो पराक्सीसोम है, पराक्सीसोम में ऑक्सीजन का अपटेक ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की सांद्रता होगी ये उतना ही क्या करेगा, उतना ही उपयोग करेगा। मतलब पराक्सीसोम जो है, पराक्सीसोम में ऑक्सीजन का अपटेक ऑक्सीजन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ऑक्सीजन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता के समानुपाती होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सांद्रता से स्वतंत्र होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि यहां साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। क्योंकि यहां मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये ऑक्सीजन के कम सांद्रता में भी उसी तरह से काम करता रहता है, वो इसको नियंत्रित करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा उपयोग करने लगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ नियंत्रित करता रहता है, जबकि पराक्सीसोम में ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी ये उतना ही ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो नंबर एक इसमें भिन्नता क्या है पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, कि ऑक्सीजन की सांद्रता यदि ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा उपयोगी पराक्सीसोम में ज्यादा उपयोग होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन सांद्रता से ये इसका अपटेक जो है वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि यहाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो इसके अपटेक को नियंत्रित करता है। नंबर एक। ठीक है, इसमें दूसरी भिन्नता क्या है कि इसमें भिन्नता ये है, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूं, कि इसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है रेस्पिरेशन में, वहां एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन उपयोग होती है तो वो किसके निर्माण में उपयोग हो जाती है, एटीपी के निर्माण में। लेकिन पराक्सीसोम में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहां क्या लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपयोग से
फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यदि ऑक्सीजन उपयोग होता है तो वहां क्या बनता है बेटा, एटीपी का निर्माण होता है। जबकि 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 पराक्सीसोम में क्या होता है, पराक्सीसोम में ऑक्सीजन के उपयोग से, पराक्सीसोम में ऑक्सीजन के उपयोग से एटीपी का निर्माण नहीं होता, एटीपी का निर्माण जो है नहीं होता है, एटीपी का निर्माण नहीं होता है। अतः जो पराक्सीसोम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो कैसी प्रक्रिया है, एक वेस्टफुल प्रक्रिया है। अर्थात यहां क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रक्रिया है ये। ठीक है, क्योंकि यहां जो ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, एटीपी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और पराक्सीसोम का जो कंप्लीशन है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, इसके बाद इसकी थोड़ा सा क्या देख लें, ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन उत्पत्ति, पराक्सीसोम की उत्पत्ति जो है वो माना जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। पराक्सीसोम जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं, पराक्सीसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं बेटा, ईआर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं पराक्सीसोम में, क्योंकि पराक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम पराक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं वो कहां सिंथेसाइज होते हैं, एंजाइम ईआर के राइबोसोम में सिंथेसाइज होते हैं। पराक्सीसोम जो है ये माना जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पराक्सीसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से एंजाइम, ऑक्सीडेज, कैटालेज और पराक्सीडेज, जो ये तीनों एंजाइम है वो कहां पाए जाते हैं, आर के राइबोसोम में ये सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट इसका एक कैरेक्टर अपन और देखने, क्या है, फंक्शन। पराक्सीसोम का क्या आप देखोगे बेटा, फंक्शन है ना। तो इसके फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, नंबर 1 अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करता है, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करता है। अमीनो एसिड का क्या करता है बेटा, ये संश्लेषण करता। कौन से अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन और सेरीन अमीनो एसिड का क्या करता है, ये संश्लेषण करता है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है कि ये ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। एक तीसरा है कि आप देखे होंगे कि इसमें क्या बनता है, यहाँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसको ये जल्दी ही इसका कैटालिज एंजाइम क्या कर देता है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को जल्दी ही क्या कर देता है, H2O और O2 में कन्वर्ट कर देता है, प्रभाव कर देता है। तो क्या है, ये H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट को ये क्या कर देता है, जल्दी ही समाप्त कर देता है, इफेक्ट को समाप्त करता है ना, समाप्त करता है। H2O2 के टॉक्सिक इफेक्ट को ये क्या करता है बेटा, समाप्त कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक माइक्रोबॉडी क्या हो गई, ये हो गया पराक्सीसोम। ठीक है ना,
पैराक्सीसोम। ठीक है, इसके बाद बहुत थोड़ा सा क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम है। तो अपन नेक्स्ट क्या कर लें, ग्लाइऑक्सीसोम को पढ़ लें। ठीक है ना। अब दूसरी माइक्रोबॉडी अपने को क्या पढ़ना है, ग्लाइऑक्सीसोम है ना, ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ना है। ठीक है, पैराक्सीसोम के बाद दूसरी माइक्रोबॉडी का क्या नाम है, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम जो है वह कोशिकांग जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। वह कोशिकांग जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, ग्लाइऑक्सीसोम कहलाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं, जो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यह ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये लिनसीड के एंडोस्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में, लिनसीड के एंडोस्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लिनसीड किसको कहते हैं बेटा, ये क्या है, अलसी है। लिनसीड क्या है, ये है अलसी, है ना। अलसी तिली होता है ना, तो अलसी जो है उसको क्या कहते हैं, लिनसीड कहते हैं। उसके एंडोस्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्लांट के उन टिश्यूज में पाए जाते हैं, जहां की फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होता है। यह कोशिकांग प्लांट के उन ऊतकों में पाए जाते हैं, यह प्लांट के उन ऊतकों में पाए जाते हैं, उन टिश्यूज में पाए जाते हैं, जहां क्या होता है बेटा, फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होता है, जहां फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, उन टिश्यूज में ये ग्लाइऑक्सीसोम पाए जाते हैं। जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये संख्या में वेरिएबल होते हैं, भिन्न होते हैं। यह संख्या में क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं, संख्या में वेरिएबल होते हैं ये। ठीक है, इनकी जो साइज है, इनकी साइज जो है वो कितनी होती है बेटा, इनकी साइज जो होती है 0.5 म्यूएम से 1.0 म्यूएम तक मीटर तक के होते हैं। ठीक है ना। इनका जो आकार है, इनका शेप जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इनका शेप जो है वो कैसा होता है, इनका शेप स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार ये कण होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ये गोलाकार कण होते हैं। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट, इनमें ग्लाइऑक्सिलेट के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ग्लाइऑक्सिलेट के कौन कौन से इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें ग्लाइऑक्सिलेट के 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा,
आइसोसिट्रेज एंजाइम होता है और दूसरा होता है मैलेट सिंथेटेज। मैलेट मतलब मैलिक एसिड, आइसोसिट्रेट मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है ना, उस पे जो काम करे, और मैलेट सिंथेटेज जो मैलिक एसिड पे काम करे। मैलेट सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम जो है क्या काम करते हैं, ग्लाइकोसिलेज साइकिल का काम करते हैं, और इसके अलावा इसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है। इसमें ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होता है बेटा, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, और क्या होती है इसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, और क्या होती है, ग्लाइऑक्सिलेज साइकिल होती है। ग्लाइऑक्सिलेज साइकिल पाई जाती है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है और ग्लाइऑक्सिलेज साइकिल होती है। इसके यही जो है एक्चुअल में फंक्शन भी है। इसके ये कार्य क्या है, फंक्शंस जो है वो क्या है, यही है, ठीक है ना। इसके फंक्शन जो है ये ग्लाइऑक्सिलेज साइकिल और फैटी एसिड साइकिल है, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ा सा देख लें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पहले अपन देख लें। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इसमें क्या होता है कि जो फैट है, ऑयल रिच सीड है, जो ऑयल रिच सीड जो है उनका जो फैट है, उनका जो ऑयल है, उनका जो लिपिड है, ऑयल रिच सीड का जो ऑयल है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा लाइपेज एंजाइम को और क्या नाम लिख सकते हैं, हाइड्रोलेज, है ना, हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। ये हाइड्रोलेज होते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जो ऑयल रिच सीड जो है उनका जो ऑयल है उसको लाइपेज एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है, और हाइड्रोलाइज करके क्या बना देता है, हाइड्रोलाइज करके क्या बना देता है बेटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना देता है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का निर्माण कर देता है, क्योंकि फैट है वो किससे बना हुआ है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो ऑयल जो है लाइपेज एंजाइम या हाइड्रोलेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज्ड होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब अपने को क्या है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, तो फैट बन गया। अब फैट का टूटना, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसिस प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म का मतलब है उसके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। तो जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड क्या हो गया है, बन गया है। अब इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड कैसे हैं, फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन होती हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। इनमें कई कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। तो जो फैटी एसिड छोटी श्रृंखला वाले होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन की दो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। मोस्टली दो प्रक्रियाएं हैं, कौन सी, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो छोटी चेन होती है फैटी एसिड की, वो अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज होती है, और जो बड़ी चेन होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। कई बार उसमें गामा डेल्टा की भी लोग बात करते हैं, मोस्टली आपको अल्फा और बीटा ही मिलती हैं। तो बीटा जो है वो सबसे क्या है, इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो बड़े चेन वाले फैटी एसिड हैं उनका ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के द्वारा होता है। मैं एक छोटा सा ऐसे उदाहरण बता देता हूं आपको कि ये समझ लीजिए कि ऐसे क्या है, ये एक फैटी एसिड है,
ठीक है। यदि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ये कैसा है, अल्फा कार्बन एटम है, फिर इधर जो है ये बीटा कार्बन एटम है। यदि अल्फा ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहां पे होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अल्फा ऑक्सीडेशन होता तो केवल एक कार्बन जाएगा, एक कार्बन का नुकसान होगा। मतलब यहां क्या हो जाए, यदि H हो जाए तो इसको मिला करके और क्या बन सकता है, H2O बन जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन, इससे एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। मतलब जब अल्फा ऑक्सीडेशन होगा तो जो ये कार्बन चेन है उससे कार्बन का रिडक्शन किसके रूप में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होगा। ठीक है, और इससे जो है क्या फॉर्म होगी, जब ये निकलेगा, मतलब यहां का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा बेटा, एटीपी फॉर्म होगा, डायरेक्ट एटीपी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अल्फा ऑक्सीडेशन का ये है कि यहां पे क्या हुआ, अल्फा ऑक्सीडेशन हुआ, एक एटीपी बन गया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन, ये बीटा कार्बन एटम है। ठीक है ना। तो ये जो बीटा कार्बन एटम है, तो इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा यहां से, तो दो कार्बन का नुकसान होगा, दो कार्बन टूटेंगे। लेकिन जब ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, यहां से होता है, तो यहां पर क्या होता है कि ये यहां बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दो कार्बन एटम का होता है, मतलब ये दो कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है ना। अब यहां क्या हुआ था, एक कार्बन का नुकसान हुआ, एक एटीपी बना। यहां क्या हुआ, दो कार्बन एटम का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। जब क्या हो रहा है, यहां पे बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दो कार्बन एटम का नुकसान हुआ और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे कहां चला जाएगा बच्चों, ये चला जाता है, मैं यहां आपको एक बड़ी बात बता दूं, ये चला जाता है कहां पे, क्रेब्स साइकिल में। ये कहां चला जाता है बच्चों, ये चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है ना। और क्रेब्स साइकिल में आप जानते हैं, क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 12 एटीपी का निर्माण होता है। 12 एटीपी का एक क्रेब्स साइकिल में, वहां जब ये जाएंगे तो 12 एटीपी का निर्माण होता है। देखो एक थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जनरली क्रेब्स साइकिल में आप पढ़ते हो, एक क्रेब्स साइकिल में 15 एटीपी बनते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, 15 एटीपी बनते हैं, बराबर 15 एटीपी। लेकिन वहां होता क्या है, वहां क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है ना। और पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वहां पर ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, तो वहां क्या बनता है बेटा, NaDH2 बनता है। वहां क्या बनता है, NaDH2। और आप जानते हो वो NaDH2 का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं। लेकिन यहां क्या बन रहा है, डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, यहां पायरुविक एसिड नहीं बन रहा है। डायरेक्ट क्या बन रहा है, दो कार्बन एटम का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, तो वहां 12 एटीपी बनेगा। और जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने में NaDH2 बनते हैं, जिससे 3 एटीपी बनते हैं, वो यहां नहीं बनेंगे। यदि बनते तो 12 3 15 हो जाता है ना। तो एक क्रेब्स साइकिल में यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना बना देगा बेटा, 12 एटीपी बना देगा। तो कोई भी ऑक्सीडेशन या अल्फा ऑक्सीडेशन क्यों होना पसंद करेगा, अल्फा ऑक्सीडेशन होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कितना एटीपी बन रहा था, एक एटीपी बन रहा था। और यहां कितना बन रहा है बेटा, यहां बन रहा है कितने, 12 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो यहां 12 एटीपी, इसलिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं। और ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये कहां पाया जाता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन, और इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या अपन देख रहे थे, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। कहां पाई जाती है बेटा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहां पाई जा रही है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल ग्लाइकोलिसिस में पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल किसमें पाई जाती है, ग्लाइकोलिसिस में। यह ग्लाइकोलिसिस
ग्लायक्सिसोम में पाई जाती है ना, पाई जाती है। ग्लायक्सिसोम में ग्लायक्सिलेट साइकिल कहां पाई जाती है? ग्लायक्सिसोम में पाई जाती है। ये इसकी कुछ रिएक्शन, ग्लायक्सिलेट साइकिल की कुछ रिएक्शन, इसकी कुछ रिएक्शन जो है वो क्रेब्स साइकिल की होती है ना। क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन कुछ इसमें पाई जाती है, ठीक है। ग्लायक्सिलेट साइकिल ग्लायक्सिसोम में पाई जाती है और ग्लायक्सिलेट साइकिल में कुछ रिएक्शन जो है वो किसकी होती है? क्रेब्स साइकिल की होती है। इसमें मुख्यतः ग्लायक्सिलेट साइकिल में के लिए ग्लायक्सिसोम में मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं। दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। दो एंजाइम पाए जाते हैं ग्लायक्सिसोम में। ग्लायक्सिलेट साइकिल के लिए दो एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर एक है क्या? आइसोसिट्रेज और दूसरा क्या है? मैलेट सिंथेटेज। ये दो एंजाइम जो है ये ग्लायक्सिसोम में पाए जाते हैं जो ग्लायक्सिलेट साइकिल करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर इसको अपन OAA लिख सकते हैं, ठीक है। OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को OAA लिखते हैं। ये 4 कार्बन एटम का होता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A से मिलता है। ये 2 कार्बन एटम का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितना होता है? 4 कार्बन एटम का होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट का मतलब है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का होता है बेटा? ये हो जाएगा 4 और 2 6 कार्बन एटम का। सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन एटम का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पर जो है वो सिट्रेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है इसको OAA भी लगते हैं, 4 कार्बन एटम का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम A ये 2 कार्बन एटम का होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर क्या होता है? क्या बन जाता है? सिट्रेट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ एंजाइम जो है वो लगता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ लगता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम करता है और 6 कार्बन एटम का क्या बन जाता है? सिट्रेट बन जाता है या सिट्रिक एसिड बन जाता है। अब ये सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पर एकोनिटेज एंजाइम काम करता है और एकोनिटेज इस सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अभी यहाँ कहीं कार्बन निकला नहीं है तो ये क्या है? आइसोसिट्रेट यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब ये आइसोसिट्रेट जो है यहाँ कौन सा एंजाइम? ये आइसोसिट्रेज एंजाइम। ये क्या है? आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? आइसोसिट्रिक एसिड है और इस पे काम करता है कौन सा एंजाइम? यहाँ पे लगता है, यहाँ लग जाता है, यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? आइसोसिट्रेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, ये वाला आइसोसिट्रेज, ठीक है। आइसोसिट्रेज एंजाइम यहाँ काम करता है और 2 चीजें यहाँ बनती हैं। क्या बनती है? ग्लायक्सिलेट, यहाँ बन जाता है बेटा क्या? ग्लायक्सिलेट बन जाता है। यहाँ पे यहाँ क्या बन जाता है? ग्लायक्सिलेट बन जाता है जो कि कितने का होता है? 2 कार्बन एटम का होता है और प्लस सक्सिनेट बन जाता है। सक्सिनेट, ठीक है। ग्लायक्सिलेट और सक्सिनेट जो कि 4 कार्बन एटम का होता है, ठीक। ग्लायक्सिलेट और सक्सिनेट बन जाता है जो 4 का। तो ये 6 कार्बन एटम जो है आइसोसिट्रेज जो है वो किसमें? 2 कार्बन एटम का ग्लायक्सिलेट बना देता है और 4 कार्बन एटम का क्या बना देता है? सक्सिनेट बना देता है, ठीक है। अब इस ग्लायक्सिलेट में यहाँ पे जो दूसरा है कौन सा एंजाइम? ये काम करता है। यहाँ पर दूसरा एंजाइम काम करता है और उसका
ये है क्या, मैलेट सिंथेटेज। लेकिन यहां पर क्या जुड़ता है, एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहां क्या जुड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये 2 कार्बन एटम का है, ठीक है, 2 कार्बन एटम का ये है। तो यहां जुड़ जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2 कार्बन एटम का ये और 2 कार्बन एटम का ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मैलेट सिंथेटेज। मैलेट सिंथेटेज एंजाइम इन दोनों को क्या कर देता है बेटा, जोड़ देता है। और जोड़ के क्या बना देता है, मैलेट। यहाँ पे मैलेट बना देता है। मैलेट मतलब जो है क्या है, वो मैलिक एसिड। और ये कितने का हो गया, 2 कार्बन का ये, 2 का ये, तो जोड़ करके कितना हो गया, 4 कार्बन एटम, ठीक है। अब मैलेट जो है, मैलिक एसिड जो है, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां एक एंजाइम काम करता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, यहां पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और मैलेट को ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा जो है क्या है, क्रेब्स साइकिल, इस तरह से एक क्रेब्स साइकिल पूरी चालू तैयार कंप्लीट हो जाती है। एक क्रेब्स साइकिल इस प्रकार से पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इसमें क्या है कि ग्लाइकोसिलेज साइकिल ग्लाइकोसोम में पाई जाती है और ग्लाइकोसोम में क्या होती है, कुछ रिएक्शन किसकी होती है, क्रेब्स साइकिल की होती हैं। इसके लिए 2 एंजाइम होते हैं, आइसोसिट्रेज और मैलेट सिंथेटेज। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ई से मिल करके और क्या बना देता है, सिट्रेट बना देता है। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम काम करता है। ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन एटम का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये 2 कार्बन एटम का होता है, इसलिए सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन एटम का होता है। सिट्रेट मतलब सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड या सिट्रेट जो है एकोनिटेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, मतलब आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 6 कार्बन एटम का होता है। इसके बाद जो ग्लाइकोसोम में आइसोसिट्रेज एंजाइम होता है वो आइसोसिट्रिक एसिड पे रिएक्शन करता है और इसको 2 में तोड़ देता है। क्या बना देता है, 2 कार्बन एटम का ग्लाइऑक्सिलेट बना देता है और 4 कार्बन एटम का सक्सिनिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन एटम का ग्लाइऑक्सिलेट जो है उससे क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन एटम का होता है वो मिलता है और उसको जोड़ने का काम करता है मैलेट सिंथेटेज एंजाइम और बन जाता है मैलिक एसिड या मैलेट बन जाता है, ठीक है। ये मैलेट सिंथेटेज एंजाइम भी किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोसोम में पाया जाता है। मैलेट सिंथेटेज जो है इसको जोड़ करके क्या बना दिया, मैलेट बना दिया। अब ये मैलेट जो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा पुनः क्या बना देता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना देता है। तो इस तरह से ये एक क्रेब चक्र जो है ये पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। एक आप नोट कर लीजिएगा कि माइक्रोबॉडीज जो है उनमें राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम प्लस न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं पाए जाते। राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनमें की राइबोसोम नहीं होता वो कौन होते हैं, केवल माइक्रोबॉडीज होती है। बाकी आपने प्रोकैरियोट में भी पढ़ा था, सब जगह राइबोसोम होता है क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेकिन माइक्रोबॉडी में राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड जो है ये माइक्रोबॉडी में नहीं पाए जाते हैं ना, नहीं पाए जाते हैं। और इनकी सिंथेसिस ये कहां बनते हैं, ये कहां पे बनते हैं, ओरिजिन इनकी कहां से होती है, इनकी ओरिजिन जो है ओरिजिन ये कहां होती है, ईआर से होती है। ईआर खास तौर पे कौन से, आर ईआर है ना, आर ईआर से होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये माइक्रोबॉडी है। माइक्रोबॉडी क्या होती है, उनमें पराक्सीसोम और ग्लाइकोसोम 2 महत्वपूर्ण माइक्रोबॉडी हैं और वो दोनों को मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपसे जैसे कि हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप को यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो सके। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।